दोस्तों, अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि विराज और केशवी पति पत्नी है, लेकिन इनके बीच धारा आ चुकी थी, जो कि विराज के पिछले जन्म की पत्नी इच्छा है और विराज चाहकर भी धारा को भूल नहीं पा रहा था। इसलिए केशवी ने धारा और विराज की शादी करवाने का निर्णय लिया और खुद उनके बीच से अलग होने का निर्णय लिया। केशवी ने विराज का घर छोड़ दिया था और कहीं चली गई थी और विराज को अब धारा से शादी करने के लिए मंदिर जाना था। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। केशवी के जाने के बाद विराज बहुत ही दुखी हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी इस हालत की वजह से उसकी पत्नी केशवी को अपना खुद का घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वह क्या करता, उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं था। केशवी के सास ससुर भी काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनकी बहू अपना ससुराल छोड़कर जा चुकी थी। पता नहीं केशवी कहाँ गई थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। खैर, कोई क्या कर सकता है। सारा निर्णय खुद केशवी का ही था, घर छोड़ने का भी और धारा से विराज की शादी करवाने का भी। भले उसने यह निर्णय मजबूरीवश लिया था, लेकिन निर्णय उसका खुद का था, पर उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था। विराज अभी इसी दुख में बैठा हुआ था कि केशवी पता नहीं कहाँ गई है कि केशवी का फ़ोन आता है और वह बोलती है, तुम धारा से शादी करने के लिए मंदिर के लिए निकले हो या नहीं। विराज ने बोला, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तुम घर छोड़कर चली गई हो हमारी वजह से और हम दोनों शादी कर ले, इतना बड़ा पाप हम कैसे कर ले। केशवी ने बोला, देखो विराज, जो होना था हो चुका है। मैंने धारा को बहुत मुश्किल से मनाया है। तुम मंदिर जाओ, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। वैसे भी बहुत अधिक समय हो चुका है, अब तुम्हारे और धारा के मिलन का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुकी हूँ, अब लेट मत करो। तुम वैसे भी वक्त से 2 घंटे लेट हो चुके हो। कहकर केशवी ने फ़ोन रख दिया। विराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विराज के माता पिता ने उसे समझाया कि केशवी ने बहुत मुश्किल से धारा को और अपने दिल को इस शादी के लिए मनाया है। अब तुम पीछे मत हटो, नहीं तो सबका त्याग बेकार हो जाएगा। बहुत समझाने पर विराज और उसके माता पिता मंदिर पहुंचे धारा से शादी करने के लिए, लेकिन वहां पर धारा नहीं थी। उन लोगों ने काफ़ी देर तक धारा का इंतज़ार किया, लेकिन धारा नहीं आई। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि एक लड़की काफ़ी वक्त से यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही थी और फिर रोती हुई यहाँ से चली गई। सबको लगा कि यह धारा ही होगी, क्योंकि इन लोगों ने आने में बहुत लेट कर दिया। तो धारा को लगा होगा कि केशवी ने उसे मना कर शादी के लिए मंदिर में बुला लिया होगा और खुद वह अपने दिल को नहीं मना पाई होगी, इसलिए विराज शादी करने के लिए नहीं आया। शायद उसका दिल टूट गया होगा और वह रोती हुई वहाँ से चली गई होगी। विराज को समझ में नहीं आ रहा था। केशवी भी उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी और धारा भी अब उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। वह बहुत बेचैन था। उसने दोबारा केशवी को फ़ोन लगाया और बोला, केशवी, मैं बहुत देर से मंदिर में धारा का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ धारा नहीं आई। केशवी ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बहुत लेट कर दिया। वैसे भी तुम्हें पता था कि तुम्हारी और धारा की किन परिस्थितियों में शादी हो रही है, फिर भी तुमने भावनाओं में बहकर इतना लेट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है धारा को यह बर्दाश्त हो गया होगा? एक पिछले जन्म के रिश्ते के लिए कोई व्यक्ति इस जन्म के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ देगा? इस बात पर विश्वास करना इतना आसान भी तो नहीं है। मैंने तुमसे बोला था वक्त पर मंदिर पहुंच जाओ, लेकिन तुमने बहुत देर कर दिया। जब तुम्हारा खुद पर काबू है ही नहीं, तुम धारा को भूल ही नहीं पा रहे, तो किसके इंतज़ार में तुम घर पर बैठे थे? तुम्हारा रास्ता तो क्लियर था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ और धारा तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार थी, फिर क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? विराज ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो केशवी, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कभी नहीं चाहा था तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। यह तुम्हारा खुद का निर्णय था। केशवी ने बोला, हाँ, यह मेरे खुद का निर्णय था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया है। केशवी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। केशवी ने बोला, विराज, मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम अपनी संवेदनाओं पर, अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते, लेकिन तुम तो धारा के लिए पागल हुए जा रहे थे। हर पल तुम्हारी ज़ुबान पर धारा का ही नाम था। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम सामान्य नहीं हो पा रहे थे। अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने यह निर्णय ले लिया, जो कि हर तरह से तुम्हारे लिए सही था। अब आगे क्या करना है तुम देख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट गई हूँ। विराज ने बोला,
नहीं केशवी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। केशवी ने बोला, क्यों, मैं एक ऑप्शन हूँ क्या कि अगर धारा नहीं मिली तो केशवी सही? विराज ने बोला, या तुम कैसी बातें कर रही हो? केशवी ने बोला, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो चाहे मैं लाख दबाव डालती, तुम कभी भी धारा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिलो दिमाग पर धारा बसी हुई है, क्योंकि वह तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा प्यार है, जो कि मैं समझ सकती हूँ। पर मैं एक ऑप्शन बनकर ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त नहीं। इस वक्त मैं अकेला रहना ही पसंद करूँगी। अगर वक्त मेरे जख्मों पर मरहम लगा देता है और मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं तुम्हें धारा के साथ स्वीकार कर सकूं, तो मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि आखिर मैंने तुमसे तलाक तो लिया नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो मैं थी, हूँ और रहूँगी, और यह हक मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन फ़िलहाल नहीं। तुमने धारा के साथ ठीक नहीं किया। विराज, पता नहीं वह बेचारी किस हाल में होगी, क्योंकि वह तो कभी हमारे बीच आई ही नहीं। मैं खुद उसे शादी के लिए मनाने गई थी और बहुत मुश्किल से वह मानी थी, और शादी के दिन तुम वक्त पर नहीं पहुँचे। पता नहीं बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। खैर, अब आगे क्या करना है तुम और मम्मी पापा मिलकर डिसाइड कर लो। अभी फ़िलहाल मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए कर दिया, और ईश्वर से दुआ करूँगी कि तुम्हें तुम्हारा अधूरा प्यार ज़रूर मिल जाए, जिसके लिए तुम दिन रात तड़प रहे हो। मुझे पता है तुम मुझे वापस आने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा दिल धारा के नहीं मिलने पर रो रहा है। तुम्हारी आवाज़ से मुझे सब समझ में आ रहा है। विराज ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि केशवी की कही एक एक बात सच थी। केशवी ने बोला, चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, और आगे क्या करना है अब तुम्हें खुद फैसला लेना पड़ेगा। बस यह समझना, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। बस अपने जख्मों के भरने का इंतज़ार करूँगी, फिर खुद ब खुद तुम्हारी केशवी शायद तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। विराज ने बोला, केशवी, इतना तो बता दो तुम कहाँ हो? केशवी ने बोला, सॉरी विराज, मैं नहीं बता सकती मैं कहाँ हूँ। मैं कुछ वक्त बिल्कुल अकेले बिताना चाहती हूँ, इस दुनिया से दूर, इस दुनिया के दर्द से दूर, बिल्कुल अकेले एक शांत जीवन जीना चाहती हूँ। क्योंकि इन दिनों मेरे दिल पर क्या गुजरी है या सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जानता है। चलो विराज, अब मैं रखती हूँ, कहकर केशवी ने फ़ोन रख दिया। विराज और उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें। थक हार कर विराज अपने घर वापस लौट आया था। आज घर में एक अलग सा सूनापन छाया हुआ था, क्योंकि घर में केशवी नहीं थी, और धारा, जिसके लिए दिन रात विराज तड़प रहा था और उसे लग रहा था कि आज उसका और धारा का मिलन हो जाएगा, वह भी उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। विराज अपना दर्द किसी से बता नहीं पा रहा था। विराज के माँ बाप को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि विराज के मन पर क्या गुजर रही है, और वह भी क्या कर सकते थे। पता नहीं किस्मत या क्या खेल खेल गई थी उनके हंसते खेलते परिवार के साथ कि एकाएक सब कुछ बिखर गया था। खैर, इसी तरह तड़पते हुए विराज सो गया, पर आज रात थोड़ी और अलग थी। आज रात उसके सपने में इच्छा के साथ साथ केशवी भी आ रही थी, क्योंकि अब इच्छा के साथ साथ केशवी भी उससे बिछड़ चुकी थी। और एक विराज रात में ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जिससे घबराकर उसके माँ बाप उसके कमरे में आ गए, और विराज अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, धारा तो मुझसे दूर जा ही चुकी है, मेरी केशवी भी आज मुझसे दूर हो गई। मैं क्या करूँगा माँ? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वह मुझसे दूर हो जाता है? ना मैं धारा को भूल पा रहा हूँ, ना मैं केशवी को भूल पा रहा हूँ। धारा मेरे पिछले जन्म की पत्नी इच्छा है, और केशवी मेरे इस जन्म की पत्नी है, और मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? विराज के माँ बाप को विराज का यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विराज के इस दुख से निकालने के लिए ही तो उन्होंने केशवी के हाथ पैर जोड़े थे, और केशवी ने विराज और धारा की शादी करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन उसके निर्णय का यह फल मिलेगा, या तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इसमें गलती धारा की भी नहीं थी, क्योंकि शायद उसने मंदिर में इन लोगों का इंतज़ार किया था, पर जब यह लोग नहीं आए तो वह क्या करती? उसे तो यही लगा होगा ना कि विराज उससे शादी नहीं करेगा। विराज के माँ बाप ने उसे समझाया कि हम धारा के ढाबे पर चलकर उससे मिलेंगे, बात करेंगे, हम उसे शादी के लिए मना लेंगे, वह हमारी परेशानियों को समझेगी। केशवी तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हम धारा को इस घर की बहू बनाकर ले आएंगे, और देखना वक्त बीतने के साथ
केशवी भी तुम दोनों को स्वीकार कर लेगी और वह भी अपने घर वापस लौट आएगी, क्योंकि शायद उसकी किस्मत ईश्वर ने यही लिखी है कि उसे अपने पति को बांटना ही पड़ेगा। विराज को किसी तरह से समझा बुझाकर उसकी माँ ने सुला दिया, लेकिन विराज की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अगले दिन सुबह विराज उठा तो वह बहुत ही बेचैन था। उसने अपने मम्मी पापा से बोला, चलो ना मम्मी पापा, धारा के ढाबे पर चलते हैं। मैंने उसे सिर्फ एक बार ही देखा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो उससे करनी है। चलो ना धारा के पास, मैं उसे मना लूँगा और मुझे पता है मेरी धारा मान जाएगी। विराज के माँ बाप ने बोला, हाँ बेटा चलते हैं, हमें पता है तू धारा से बहुत प्यार करता है और तेरा और धारा का मिलन इस जन्म में जरूर होगा। विराज और उसके माँ पिता अपने घर से निकल चुके थे धारा के ढाबे की ओर, लेकिन धारा के ढाबे पर पहुंचकर धारा उन्हें कहीं नहीं मिली, बल्कि धारा के ढाबे पर मोहन ढाबा लिखा हुआ था। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। कल तक जो ढाबा धारा का ढाबा था, आज वह मोहन ढाबा कैसे बन गया। खैर वह लोग अंदर गए और धारा के बारे में पूछा, लेकिन वहां पर काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने बोला, कौन धारा? मैं किसी धारा को नहीं जानता। विराज ने बोला, धारा इस ढाबे की मालकिन और इधर से आगे बने सारे ढाबों की मालकिन। यह सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, पागल हो गए हो क्या? इस ढाबे की मालकिन नहीं, इस ढाबे का मालिक है और वह मैं हूँ। यह धारा कौन है? और इधर से आगे जितने भी ढाबे हैं वह सारे अलग अलग लोगों के हैं, ना कि किसी धारा के। यह गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई? विराज ने बोला, पागल हो गए हो क्या? यह तो धारा का ढाबा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम इस ढाबे पर आए थे। यहाँ की मालकिन धारा नाम की एक लड़की थी। उस व्यक्ति ने बोला, जी नहीं, यह मोहन का ढाबा है और मैं मोहन हूँ और पिछले कई सालों से मैं यहाँ का मालिक हूँ। जाकर अपना इलाज करवाओ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विराज के माँ बाप ने मोहन से बोला, देख बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले हम इस ढाबे पर आए थे तो यहाँ तुम्हारी जगह एक लड़की बैठी थी जिसका नाम धारा था और उसने ही बताया था कि वह इस ढाबे की मालकिन है। हमें बस उससे मिलना है, प्लीज़ अभी उससे मिलवा दो। मोहन ने बोला, इन लोगों को धक्का देकर बाहर निकालो। पता नहीं यह कैसी बकवास कर रहे हैं। इस ढाबे का मालिक मैं हूँ और यह पता नहीं किस लड़की को इस ढाबे की मालकिन बता रहे हैं। बाहर करो इन्हें। और ढाबे के स्टाफ विराज और उसके माँ बाप को बाहर की ओर ले जाने लगे। विराज और उसके माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। धारा उन्हें धोखा दे रही है या मोहन ने धारा के साथ कुछ कर दिया है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विराज को यकीन था कि उसकी धारा उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। उसकी धारा तो उसे बहुत प्यार करती है। खैर, जब विराज और उसके परिवार को ढाबे से बाहर किया जा रहा था तो विराज और उसके माँ बाप की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो उस दिन धारा के साथ बिलिंग काउंटर में बगल पर बैठा हुआ था। और विराज ने चिल्लाकर कहा, यह भी तो उस दिन धारा के साथ था। विराज के माँ बाप भी उसे पहचान चुके थे और बोले, हाँ, यह व्यक्ति उस दिन धारा के बगल में बैठा था। जहाँ तुम बैठे हो वहाँ धारा बैठी थी और यह व्यक्ति भी वहीं बैठा था जहाँ आज वह बैठा हुआ है। मोहन ने हैरानी से अपने काउंटर को संभालने वाले शख्स राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट दिख रही थी। विराज ने उसे पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, क्या बात है? क्या किया है तूने मेरी धारा के साथ? राजेश घबरा गया और बोला, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम किस धारा की बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता। विराज ने बोला, मोहन, तुम एक बार इससे पूछो, जरूर इसने ही सारी कारस्तानी की है। क्या तुम लगातार अपने ढाबे पर आते हो? क्या इधर कोई ऐसा दिन नहीं आया कि तुम ढाबे पर नहीं आए हो और सब कुछ इस राजेश ने संभाला हो? मोहन को याद आया कि वह 10-12 दिन के लिए अपनी रिश्तेदारी में गया था और इस बीच ढाबे पर नहीं आया था। और उसे यह भी समझ में आ गया कि अगर कोई अगला व्यक्ति इतनी देर से और इतनी दृढ़ता के साथ यह बातें कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो इन बातों में सच्चाई होगी। उसने राजेश से बोला, राजेश, सच सच बताओ, जब मैं ढाबे पर नहीं आ रहा था तो तुमने क्या यहाँ कोई कारस्तानी की है? नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अपने ढाबे पर कोई लफड़ा नहीं होने दूंगा। जरूर तुमने कुछ ना कुछ कांड तो किया है, नहीं तो कोई पागल नहीं है कि ढाबे पर आकर ऐसी अनर्गल बातें करेगा। राजेश को समझ में आ चुका था कि वह फंस चुका है। उसने बोला, मोहन साहब, जब आप ढाबे पर नहीं आ रहे थे उस वक्त सारा कुछ मैं संभाल रहा था। उस वक्त मुझे एक इंसान ने 50,000 रुपये दिए थे यह नाटक करने के लिए कि 2 अलग अलग दिन के लिए एक लड़की धारा को इस ढाबे की मालकिन बना दो और बगल में बने घर जो कि आप अपने आराम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं
वह घर भी उसे इस्तेमाल करने दो। 50,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी और मुझे लगा यह तो छोटी सी बात है और मैंने हाँ कर दी। 2 अलग अलग दिन पर मैंने इस ढाबे का बोर्ड हटाकर धारा का ढाबा का बोर्ड लगवाया था और आपके घर में उस लड़की धारा को ठहराया था और आपके काउंटर पर भी उसे बैठाया था। वह 2 दिन पहले से ही फिक्स थे, बस 2 दिन, और बस मैंने इतना ही गुनाह किया था। मैंने एक दिन उसे इस ढाबे की मालकिन बनाया था जिस दिन यह साहब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए थे, और एक दिन वह आपके घर में रुकी थी। जिस दिन यह साहब तो नहीं आए थे पर उनकी पत्नी और माता पिता आए थे धारा को खोजने के लिए, और मैंने उन्हें आपके घर भेज दिया था और यह 2 दिन मुझे पहले से ही बता दिए गए थे, इसलिए मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया था। लेकिन यह क्या खिचड़ी पकी और क्यों पकी मुझे कुछ भी नहीं पता। बस उसके बाद से वह लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। फिर विराज ने बोला, यह कैसे हो सकता है, वह धारा थी, वह मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। वह मेरे साथ क्यों धोखा करेगी, वह मेरी पत्नी है, मेरे पिछले जन्म की पत्नी। मोहन और राजेश हैरानी से विराज की बातें सुन रहे थे और उन्हें लग रहा था कि विराज कोई पागल इंसान है। मोहन ने विराज के माँ बाप से बोला, आप इन्हें ले जाइए और किसी डॉक्टर से दिखाइए। क्या यह पिछले जन्म और इस जन्म की बातें कर रहे हैं, इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। यह सब कुछ सुनकर विराज को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने राजेश का कॉलर पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, मेरी धारा कहाँ है। मोहन ने बीच बचाव करवाया और बोला, मेरे ढाबे पर मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। राजेश पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसने बोला, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 50,000 रुपये मिले थे और उन रुपयों के लालच में मैंने सिर्फ 2 बार उस धारा को इस ढाबे की मालकिन बनाया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। धारा कहाँ है, क्या करती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर विराज बहुत परेशान हो गया क्योंकि राजेश की बातों में सच्चाई लग रही थी। विराज ने बोला, तुम्हें पैसे किसने दिए थे। राजेश ने बोला, पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं, मुझे तो ढाबे पर ही एक लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि अगर मुझे उसकी शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बारकोड की पिक्चर वहाँ रख दूँ, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और मैंने अपना बारकोड वहाँ पर रख दिया था और सच में मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए थे। बस फिर मैंने अपना काम कर दिया। विराज ने बोला, अपनी पेमेंट हिस्ट्री दिखाओ, वहाँ पर ज़रूर उस आदमी का नाम आया होगा जिसने तुम्हें पैसे भेजे हैं। राजेश ने अपने फ़ोन से पेमेंट हिस्ट्री दिखा दी और विराज ने उसमें देखकर पता कर लिया कि पैसे भेजने वाले का नाम मोहित कुमार था। विराज ने सोच लिया था कि वह पता लगा के रहेगा कि धारा कहाँ गई है और धारा के साथ क्या हुआ है या कौन सा खेल खेला जा रहा है उसके और उसके परिवार के साथ। विराज ने वह पेमेंट डिटेल अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन अब उस मोहित कुमार को सामने कैसे लाया जाए, क्योंकि पैसे भेजकर उस आदमी ने कोई क्राइम तो किया नहीं था कि वह पुलिस के पास जाता। क्योंकि उसके इस जन्म और पिछले जन्म की बात सुनकर और यह सुनकर कि पिछले जन्म की पत्नी को पाने की चाहत के लिए उसके इस जन्म की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, पुलिस वाले भी बस हंसते, ना कि उसकी बातों पर यकीन करते। विराज ने इसके लिए अपने एक मित्र की सहायता ली जो बैंक में काफ़ी हायर पोस्ट पर था और उसकी मदद से उसने उस व्यक्ति मोहित कुमार का फ़ोन नंबर निकलवा लिया जिसने पैसे राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। उसके मित्र ने इतना तो कर दिया पर वह उसका एड्रेस नहीं दे सकता था क्योंकि उसने कोई क्राइम तो किया नहीं था और वह कैसे कि अपने किसी कस्टमर के घर की प्राइवेसी, घर का एड्रेस लीक कर सकता है। खैर, विराज के लिए फ़ोन नंबर भी काफ़ी था उस मोहित कुमार को सामने लाने के लिए। विराज ने उसके फ़ोन नंबर पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसी नंबर से विराज के पास कॉल आने लगा। विराज ने कॉल रिसीव किया तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी और उसने बोला कि आपने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। विराज ने बोला, जी गलती से ट्रांसफ़र हो गए, मैं किसी और को कर रहा था पर गलती से आपके नंबर पर चले गए, प्लीज़ आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं खुद आपका फ़ोन करने वाला था। लड़की ने बोला, मुझे पागल समझा है क्या, मुझे पता है आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कि पहले किसी को पैसे भेज दो और फिर वापस करने के लिए बोलो, लेकिन वापस लेते वक्त उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दो। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करूँ और मुझे पता चला कि मेरा ही सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। विराज ने बोला, मैडम प्लीज़ आप देख लीजिए ठीक से, मेरे ही 10,000 रुपये आपके पास गए हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। उस लड़की ने बोला, अगर इतनी इमरजेंसी है तो आकर मुझसे कैश पैसे ले लो, लेकिन मैं ऑनलाइन तो ट्रांसफ़र नहीं करने वाली,
क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखी है इस तरह की, जहाँ पर पहले जानबूझकर पैसे भेजे जाते हैं और फिर पैसे वापस करने के लिए बोला जाता है और उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी कैश में, तुम आकर ले सकते हो। विराज यही तो चाहता था। विराज ने बोला, ठीक है मैडम, आप बोलिए कहाँ आना है, मैं आता हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लड़की ने बोला, अरे वाह, इतनी आसानी से बोल रहे हो, आता हूँ। ज़रूरी है क्या कि मैं उसी शहर में रहती होंगी जहाँ तुम रहते हो? एक काम करो, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। विराज को उम्मीद नहीं थी कि उधर से भी इतनी होशियारी भरी बातें आएंगी, लेकिन फिर भी विराज ने बोला, मैडम मुझे अभी तुरंत ज़रूरत है और मुझे मेरे अकाउंट नंबर याद नहीं। लड़की ने बोला, अरे बेवकूफ़, तुम्हारे फ़ोन में तो सारी डिटेल होगी। तो विराज को समझ में आ गया कि लड़की बहुत होशियार है। उसने बोला, मुझे इतना कुछ नहीं आता मैडम, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि फ़ोन से सारी डिटेल निकाल कर आपको अकाउंट नंबर भेज दूँ। मुझे तो बस पैसे भेजने आते हैं। आप कहाँ से हैं? क्या पता आप इसी शहर से हों, तो मैं पैसे लेने आ जाता हूँ। क्योंकि विराज को पूरा यकीन था कि यह मोहित कुमार जरूर इसी शहर से कोई है जिसने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की है। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मोहित कुमार के नाम से यह लड़की क्यों फ़ोन उठा रही है और उसका अकाउंट यह क्यों हैंडल कर रही है। उस लड़की ने बोला, मैं रामपुर से बोल रही हूँ। विराज ने बोला, अरे वाह, मैं भी रामपुर का ही हूँ, आप जगह बताइए, मैं आकर पैसे ले लेता हूँ। लड़की ने बोल दिया, सुबह सवेरे कॉफ़ी शॉप के सामने मैं खड़ी रहूँगी, वहाँ आकर कॉल कीजिएगा और पैसे ले जाइएगा। विराज ने बोला, ठीक है, आप सुबह सवेरे कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ी रहिए, मैं आता हूँ। विराज ने अपने माँ बाप को घर पर छोड़ दिया और बोला, मैं पता करके आता हूँ, आखिर यह मोहित कुमार कौन है, मैं अपनी धारा को खोज कर ही रहूँगा। विराज सुबह सवेरे कॉफ़ी शॉप की तरफ निकल पड़ा और वहां पहुंचकर उसे फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सुबह सवेरे कॉफ़ी शॉप के सामने ही उसने धारा को खड़ा देखा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि धारा यहाँ पर क्या कर रही है। पर उसने सोचा कि पहले वह उस व्यक्ति से तो मिल ले जिसने यह पैसों का खेल रचा है। वह धारा की तरफ देखते हुए कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ रहा था ताकि धारा उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, और साथ ही उसने फ़ोन भी लगा दिया था मोहित कुमार को। लेकिन वह हैरान हो गया जब फ़ोन धारा के पास रिंग हुई और धारा ने ही फ़ोन उठाया और बोला, आप आ गए, मैं कॉफ़ी शॉप के सामने ही खड़ी हूँ, आप अपने पैसे ले लीजिए। यह देखकर विराज हैरान हो गया कि मोहित कुमार के नाम का अकाउंट धारा इस्तेमाल कर रही है और यह सारा खेल धारा ने ही रचा था। उसकी धारा ने उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने ठान ली कि आज तो वह अपनी धारा से अपने सारे सवालों का जवाब लेकर रहेगा और साथ ही साथ यह भी पता करेगा कि यह सब क्या खेल हो रहा है। और विराज तेज कदमों से धारा के सामने पहुंच गया। धारा विराज को अपने सामने देखकर हैरान हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे वह कॉल पर बातें कर रही है वह विराज होगा, और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, धारा तुम कहाँ जाओगी? आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कहकर विराज धारा को खींचता हुआ अपनी गाड़ी तक ले आया और बोला, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी इच्छा हो। धारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह चुपचाप विराज की गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। उम्मीद है रहस्य और रोमांच से भरी यह कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अभी इस रहस्य और रोमांच को यहीं पर समाप्त किया जाता है और जल्द ही इसका अगला एपिसोड पब्लिश किया जाएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए कि आखिर धारा ने ऐसा क्यों किया, विराज के साथ ऐसा खेल क्यों खेला। क्या विराज को धारा उसके सारे सवालों का जवाब दे देगी? क्या सच में धारा विराज की इच्छा है? कहीं इस खेल के रचयिता विराज तो नहीं? केशवी इतनी आसानी से विराज को छोड़कर क्यों चली गई जबकि वह उसकी पत्नी है? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। तो तब तक देखते रहिए कौन थी धारा और लाइक करते रहिए।